तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। कल भी इस पे एक वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखेगा तो प्लीज देख लेना ताकि ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम बात करते हैं ये इंटीग्रेशन का जो साइन है, सिंबल जो है ये, इसके बारे में, इसमें dx क्या है और इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझने के लिए पहले हमें सम्मिशन का समझना पड़ेगा। जो सिग्मा होता है, आपने पढ़ा होगा सिग्मा। मान लीजिए सिग्मा ये है, सिग्मा n बराबर 1 से n बराबर 5 और यहाँ लिखा है x। तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक है, सबका सम है। यानी कि x की वैल्यू पहले 1 है, 2, 3, 4 और 5। तो ये वैल्यू है 1, 3, 3, 6, 4, 10, 15। यानी कि इसकी वैल्यू है 15। यानी कि ये जो है ये एक्सपेंड, इसका अर्थ है कि ये शॉर्टकट में इस तरह से हमने इसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिएगा ये है कि x n बराबर 1 समझिए, n बराबर 3 है, इधर लिखा है x स्क्वायर। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि x की वैल्यू 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर। तो इस तरह से इसका एक्सपेंशन है। तो ये और ये थोड़ा सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। वो आपको फर्क समझना है कि इस साइन में ये इंटीग्रल का साइन कहलाता है, ये कहलाता है सिग्मा का साइन। दोनों लगभग प्रॉपर्टी एक सी है, फर्क जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ x की वैल्यू अलग अलग रख रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 5 तक, और फिर उन सबको सम कर रहे हैं। इसी तरह से जो इसकी लिमिट है 1 से 5 तक, यहाँ पे भी लिमिट है 1 से लेकर 3 तक। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है वो 1 से लेकर 3 तक कुछ भी हो सकती है, पर 1 से बाहर और 1 से वो वहाँ नहीं हो। जैसे यहाँ 1 से 5 तक थी, तो 1 से बीच की वैल्यू होंगी। तो इसी तरह से यहाँ है कि x की वैल्यू 1 और 3 के बीच की होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे कि n की फॉर्म में, नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लेकिन यहाँ पे जो है ये वैल्यू इंक्रीज होगी बार बार। जैसे 1 है, लेकिन वो इंटीजर के फॉर्म में ना होकर रियल नंबर के फॉर्म में होगी। यानी कि 1 से लेकर 3 तक, तो 1 से लेकर 3 तक 1.1 है, 1.2, 1.3, बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी। ना केवल संख्या वाली वैल्यू, यानी कि नेचुरल नंबर वाली वैल्यू नहीं, बाकी सारी वैल्यू को हमें यहाँ पर लेना है। भाई यही फर्क है, यहाँ पे सिर्फ नेचुरल नंबर को ही लेना है और यहाँ पे सारी वैल्यू के लेना है। ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि और मैं क्लियर कर सकूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे dx का क्या मतलब है। इसका तो समझ में आ गया कि इंटीग्रल का क्या मतलब है, dx का क्या मतलब है। dx का मतलब है, dx एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन dx क्या है, dx बहुत ही छोटी वैल्यू है। जैसे कि dx का मतलब है कि dx एक छोटी वैल्यू, तो छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, 0.1, पर इससे भी छोटी वैल्यू हो सकती है, जैसे 0.001, या इससे छोटी वैल्यू हो सकती है 0.000, इस तरह से 1। तो dx का मतलब है कि वो बहुत सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, और तो dx का मतलब हो जाता है, dx एक बहुत ही छोटी वैल्यू है जो कि 0 के पास है, पर 0 नहीं है, क्योंकि 0 होगी तो फिर वो वैल्यू नहीं होगी। वो 0 के पास वाली वैल्यू बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक्सपेंशन और समझ लेते हैं। जैसे इसका एक्सपेंशन समझ लेते हैं, तो इसका मतलब है कि x की जो पहली वैल्यू तो 1 आएगी, और x की जैसे 1 के बाद यहाँ वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 1 और प्लस बहुत ही छोटा डिफरेंस। तो बहुत छोटा डिफरेंस का मतलब 0.0000001, इस तरह का कुछ, ये हमारा x की अगली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से फिर उससे अगली वैल्यू क्या हो सकती है, 1 प्लस, अब ये तो था 0.0000, अब ये और जुड़ जाएगा। इस तरह से हमारी अलग अलग हमें वैल्यू रखनी है, सबको ऐड करना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की जो अगली वैल्यू है वो हो जाएगी, पहली वैल्यू तो 1 थी, अगली वैल्यू होगी 1 प्लस dx, क्योंकि dx हमारी बहुत ही छोटी वैल्यू है, और अगली वैल्यू हमारी आ जाएगी 1 प्लस 2 dx, और x की उससे अगली वैल्यू जाएगी 1 प्लस 3 dx, फिर dx हमारी बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा समझने वाली ये भी बात है कि जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे n है, पर यहाँ पे dx भी है साथ में, इसका क्या करें। तो dx मैंने बताया, dx तो आप एक कांस्टेंट टर्म समझो। जैसे कि अगर यहाँ पे इस तरह से होता, n बराबर 1 से n बराबर है 4 तक, और यहाँ लिखा है x इंटू 4, तो 4 का मतलब वो हर एक टर्म में यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। x की वैल्यू 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, ये इस तरह से है। तो जो 4 है वो सबके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब है कि 4 बाहर सबके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस
3 + 4। तो इसी तरह से ये वाला हमारा dx व्यवहार करेगा। ठीक है, तो बस ये इसमें कंफ्यूज ना होना कि ये dx क्या है, तो dx ऐसे ही बाहर आ जाएगा। तो x की पहली वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि dx कभी के साथ मल्टीप्लाई में है। फिर x की अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + dx और का स्क्वायर, तो dx फिर इसके साथ में है। अगली वैल्यू हो जाएगी 1 + 2dx का होल स्क्वायर इंटू dx। तो ये इस तरह से चलता रहेगा कब तक, जब तक कि अंदर वाले की वैल्यू, जैसे यहाँ अंदर वाली की वैल्यू जब तक कि 5 नहीं हो गई, तो यहाँ अंदर वाली की वैल्यू जब तक कि 3 नहीं हुआ, तो कोई लास्ट में हमारी वैल्यू है 3 का स्क्वायर और इंटू dx। तो इसका एक्सपेंशन इस तरह से, तो इसका मतलब है ये जो ये वाला है, जैसे कि इसको हम शॉर्ट फॉर्म में नोटेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हमने इस तरह से लिख रखा है। तो इसमें dx कॉमन आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 + dx का स्क्वायर प्लस 1 + 2dx का होल स्क्वायर प्लस इस तरह से। और ये बहुत सारी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म है। इनफाइनाइट क्यों होंगी इसे मैं बताता हूँ, ये dx कॉमन आ जाएगा। देखो क्या होगा, अगर मान लीजिए dx की वैल्यू अगर हम समझें कि dx की वैल्यू हमने 0.5 समझ लो कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म होंगी 1, 1.5, 2, 2.5 और ये 3 आ जाएगा लास्ट में, तो ये 5 टर्म हो जाएंगी। लेकिन dx की वैल्यू जैसे जैसे हम कम कर देंगे, मान लो 1.1 कर दें तो टर्म और बढ़ जाएंगी, और कम कर दे और बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे dx को हमने लगभग बहुत ही छोटी वैल्यू ली है 0 के पास, तो इसलिए नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारा इन्फिनिटी हो जाएंगे। इसलिए ये सारी टर्म इन्फिनिटी टर्म हो कहलाती है, क्योंकि dx हमारा बहुत ही छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये इसका क्या हो। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि इसका कहना मतलब है, इसका ये मतलब है इसका कि ये इसका मतलब इसे इस फॉर्म में है। उसका आंसर क्या होगा, आंसर भी होगी इन सबको हम ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो हमें इसका आंसर पता चलेगा इसका रिजल्टेंट क्या आता है। लेकिन ऐसे ऐड करना तो बहुत टाइम लगेगा, इसी के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। इन सबको ऐड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म को हम ऐसे भी डिपेंड कर सकते हैं कि 1 से 3 तक है, यहाँ से ये 1 से 3 तक है, और ये कितने टर्म है n, तो इस सब की लेंथ हो जाएगी। अब ये dx हर dx तो n dx बराबर हो जाएगा 3 - 1। तो dx की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 - 1/n। अगर n को हम इन्फिनिटी ले लें तो ये बहुत छोटा आ जाएगा। अब इसे हम समझते हैं ग्राफिकली इसका क्या मतलब है, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जा सकता है। तो इसे मैं मिटा देता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। अगर आप सभी को कोई कंफ्यूजन है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा उस पर वीडियो बना सकता हूँ या फिर आपको समझा भी सकता हूँ अगर ये कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि सिग्मा इसमें क्या फर्क है। तो सिग्मा इसमें यही फर्क है, सिग्मा में क्या है कि वैल्यू ऐसे बढ़ेंगी 1 के बाद 2, 3, लेकिन इसमें वैल्यू क्या बढ़ती है 1 के बाद फिर अगली वैल्यू हो जाएगी 1 + dx, और dx मतलब बहुत छोटी वैल्यू, मतलब रियल लाइन की सारी वैल्यू कह सकते हैं कि वैल्यू मान लो 1 है और ये वैल्यू है, तो जितनी भी रियल लाइन पे वैल्यू होती है सारी वैल्यू यहाँ पे है। अब इसे ग्राफिकली समझने के लिए अब उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए क्या है कि हमारे पास है ये फंक्शन है y = x² है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए मैं इसका यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा। ये x ले लेते हैं और ये वाला है y, यानी कि x² भी। तो मान लीजिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। तो 1 पे x² की वैल्यू कितनी है, 1 पे तो 1 ही हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा। 2 पे वैल्यू 4 लगभग यहाँ आ जाएगा, और 3 पे वैल्यू 9। तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, आप समझ पा रहे हो, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे है ये 1 पे 1, 2 पे 4 और 3 पे 9। तो यहाँ 1, 1, 2, 4 और 3 पे ग्राफ है 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि हमें इस वाले का एरिया फाइंड करना है, इसका
कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3 का। ठीक है, तो एरिया फाइंड करने के लिए इसमें क्या है कि ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, मतलब ना तो रेक्टेंगल है, ना ही ट्राइंगल है, ना ही सर्कल है, रोम्बस, ये सब मतलब जो भी फिगर के जो हमें फार्मूले पता है कि सब फिगर में से कुछ नहीं है। तो ये इस तरह का एक फिगर है, आप देखोगे ध्यान से, इस तरह का फिगर है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर को हम एरिया फाइंड करने के लिए इसमें कौन सा यूज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं इस तरह से रेक्टेंगल ले लूं, ठीक है, और ये 1 2 3 4 रेक्टेंगल इसमें बन गया, तो चारों रेक्टेंगल का एरिया अगर मैं निकाल कर सम कर दूं तो लगभग इसके बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कमी क्या है कि ये एरिया अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, ये हमारा एरिया छूट चुका है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि हम अब क्या करते हैं, स्क्वायर जो रेक्टेंगल है ना बढ़ा देते हैं, मालूम नंबर ऑफ रेक्टेंगल बढ़ा देते हैं, तो हमारा जो एरिया है वो थोड़ा और पास का आता चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जितने हम इंक्रीज कर देंगे मतलब हम रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल वो इंक्रीज कर देंगे तो हमारा एरिया इसके क्या आ जाएगा, इक्वल आता चला जाएगा। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं कि हम इसमें बहुत सारे रेक्टेंगल क्रिएट कर देंगे ताकि उनका एरिया निकाल के सबका सम कर दे तो वो इसके बराबर आ जाए। तो मान लीजिए कि हमने इसमें इस तरह से रेक्टेंगल बना दिए, और कितने रेक्टेंगल में, इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल बना दिए, जैसे 1000 या उससे भी ज्यादा, क्योंकि जितने ज्यादा हम रेक्टेंगल बनाएंगे उतना हमारा एरिया इक्वल होता चला जाएगा। तो अब इसमें पहला ये वाला रेक्टेंगल हम समझते हैं। अब मैं ज्यादा छोटा बनाऊंगा तो दिखेगा नहीं, इसलिए मैं उसे बड़ा ही बना रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा समझे कि ये बहुत ही छोटा है। ये वाला पहला हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हाइट भी कितनी होगी इस रेक्टेंगल की, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही हो जाएगी। ठीक है, लेकिन विड्थ हमें अब रेक्टेंगल की संख्या ज्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, विड्थ को हमें छोटा कर देना पड़ेगा। तो रेक्टेंगल की विड्थ हम जितनी छोटी करेंगे उतने ज्यादा रेक्टेंगल आएंगे। तो रेक्टेंगल की विड्थ सबसे छोटी हम कितनी रख सकते हैं, तो 0.1, उससे भी छोटी रख सकते हैं 0.001 या 0.0000, मान लीजिए ये वाली रख देते हैं, ये बहुत छोटी है। तो इसे हमने अभी पढ़ा था कि ये dx भी कहते हैं। dx का मतलब क्या है, dx का मतलब है कि बहुत ही छोटी वैल्यू, इस तरह से कहीं कहीं बंद है, तो हमने कहा कि ये वाला dx मान लेते हैं कि ये dx के बराबर बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये छोटी वैल्यू है तो इसकी चौड़ाई कम है, तो जब इसकी यहाँ से कम हो जाएगी तो ये जितना चौड़ाई इसकी कम होगी इसकी विड्थ कम हो जाएगी, तो ये समझे कि इसकी विड्थ बहुत कम है, तो ये लगभग परफेक्ट रेक्टेंगल बनता चला जाएगा, क्योंकि जितनी विड्थ कम हो जाएगी उतना रेक्टेंगल के पास आता चला जाएगा। क्योंकि ऐसे देख सकते हैं अगर ये विड्थ ज्यादा है तो इस तरह से है, विड्थ कम है तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो विड्थ कम होने से रेक्टेंगल बनता चला जाएगा। तो अब तो यहाँ पे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखो इसकी चौड़ाई तो ये है dx और ऊंचाई कितनी है इसकी, हाइट इसकी है 1, तो इसका एरिया जो हो जाएगा a1 का मतलब इस पहले वाले का एरिया, इसका एरिया हो जाएगा 1 इंटू dx या 1 स्क्वायर इंटू dx भी कहते हैं, 1 स्क्वायर 1 इक्वली। अब हम दूसरे वाले का रेक्टेंगल का एरिया देखें, किस वाले का, इस वाले का। ठीक है, इसे मैं यहाँ बना देता हूँ। दूसरा भी रेक्टेंगल बहुत छोटा है तो उसको हम एकदम परफेक्ट स्क्वायर समझ ले, परफेक्ट रेक्टेंगल समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ बनता है यहाँ से यहाँ तक dx है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है इस वाली वैल्यू पे ही हो जाएगी 1 प्लस dx। कहाँ पे, यहाँ पे ये वाली वैल्यू ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ हाइट हो जाएगी 1 प्लस dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अब ये जितने भी रेक्टेंगल है सभी में क्या है कि सभी की विड्थ समान है, सभी की विड्थ जो है dx ही है, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी, लेकिन हाइट सबकी अलग है। यहाँ हाइट 1 है, यहाँ हाइट 4 है, वहाँ 9 है, बीच में कुछ और हाइट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब हाइट अलग अलग है लेकिन विड्थ सबकी समान ही है। तो यहाँ पर हाइट कितनी होगी, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 प्लस dx है तो हाइट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 प्लस dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है dx, तो यहाँ पे एरिया हो जाएगा 1 प्लस dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसे ही हम a3 का देखेंगे तो हो जाएगा a3 को वही सेम कि dx था, फिर dx बढ़ा तो 1 प्लस 2dx हो जाएगा, तो वहां पे हो जाएगा 1 प्लस 2dx का होल स्क्वायर इंटू
dx, इस तरह से ये आते चले जाएंगे। तो अब इन सबको सम करने को हमें टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया निकालने के लिए सारे रेक्टेंगल का क्या कर देंगे, सम। तो सम को अगर मैं इस तरह से लिखूं तो इन सब का सम कर दो, हालांकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं इसे मिटा के तब लिख के दिखाता हूँ। तो टोटल सम, अगर मैं टोटल सम कहूँ मतलब एस कर दूं, इसे बोलता हूँ सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल। तो एस को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए, एस का ही फॉर्म है, मतलब सम कर रहे हैं सबका। तो सम फिलहाल ऐसे लिख देता हूँ, एस बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, सारे रेक्टेंगल के ऐड कर देंगे। ठीक है, कर देते हैं। कैसे करेंगे, वही पहले का था 1 स्क्वायर इंटू dx, दूसरे का था 1 प्लस dx का स्क्वायर इंटू dx, और तीसरे का है 1 प्लस 2dx का स्क्वायर इंटू dx। सही करके लिख देता हूँ ताकि समझ जाए, 1 प्लस 2dx। ठीक है, तो अब तो यहाँ dx सभी में कॉमन है, तो dx कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस dx का स्क्वायर इन प्लस 1 प्लस 2dx का स्क्वायर प्लस, इस तरह से ये इनफाइनाइट टर्म हो जाएंगे। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने विड्थ कम ली है तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज हो जाएंगे। जो कॉमन लिया था ये लास्ट में लिख देते हैं dx। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये वाला समझाया था, ये इसका एक्सपेंशन थोड़ी देर पहले ग्राफिकली से पहले आपको समझाया था। तो अब मैच करोगे कि इसका एक्सपेंशन वही है जो कि इसके एरिया का एक्सपेंशन आता है, मतलब कि इसके एरिया का हम एक्सपेंशन करेंगे तो बिल्कुल वही आएगा जो कि इसका एक्सपेंशन आ रहा था। इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारा एरिया के बराबर आ जाएगा, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन का ऐसे करेंगे तो वो उसका एरिया को कैलकुलेट कर देगा, क्योंकि इसका एक्सपेंशन और एरिया निकालने का जो तरीका करके एक्सपेंशन करा दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इंटीग्रेशन हमारा एरिया फाइंड कर सकता है किसी भी कर्व का, कोई भी रेगुलर कर्व नहीं होगा, उस तरह से उसका एरिया वो कैलकुलेट कर देगा। आगे समझ कि इसका एक्सपेंशन का मतलब है कि हम उस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्स वाई है और ये कोई फंक्शन है, तो अगर यहाँ से यहाँ तक एरिया फाइंड करना है तो मान लीजिए 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ लिमिट हो जाएंगे। ये फंक्शन जो मान लीजिए फंक्शन हमारा मान लीजिए फंक्शन fx बराबर 3x स्क्वायर है, तो इस तरह से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो था, जो कि ये 12th में आता है, ये क्या चीज होता है। बहुत सबको कंफ्यूजन होता है कि ये होता क्या है और क्या होता है। ठीक है, अब लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात ये कि जब इसका मतलब ये है तो इस सबको ऐड करना तो बहुत भारी है, क्योंकि बहुत सारी टर्म में कब तक हम ऐड करेंगे, सबको अलग अलग ऐड करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसे इजी बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड होता है इंटीग्रेशन का, जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें यही समझाया है कि इन सबको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं, इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, उसमें यही क्लियर करा गया है कि ये जो सम है, इस सम को कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि ऐसे कैलकुलेट करना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी टर्म है। तो उसके लिए एक अलग तरीका है जो मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें दिखाया था, आप चैनल पर जाकर ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। तो अब यही है। ठीक है, अब इसे थोड़ा और बता देते हैं। इसमें बस यही है कि अगर हमें यहां से यही क्लियर हुआ कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई कर्व है x और ये है fx, और fx बराबर मान लीजिए x क्यूब है, और हमें यहाँ x क्यूब का या कुछ भी है, मान लीजिए कोई फंक्शन है और वो इस तरह से बन जाता है किसी भी तरह से समझ लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया फाइंड करना है, ये सारा एरिया। तो ये मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो बस सिंपल इंटीग्रल लगा देंगे 2 से 6 तक किसका, फंक्शन का। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब और dx। ठीक है, और बस रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या, वो एक्सपेंड कर देगा, लेकिन उसके इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। मान लीजिए x के लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, मान लीजिए x, यहाँ पर फार्मूला बता देता हूँ, x की पावर n dx है, तो इसका रिजल्ट आ जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा x की पावर 4/4, और यहाँ वैल्यू रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। पर ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, पर इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो ये कहाँ से ये फार्मूला ऐसे अप्लाई होता है वो पिछली वीडियो में है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो आप कभी भी जब मन करे सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद।